कोई तो एग्जांपल्स कहीं वो पढ़े थे? नहीं सर। वो पढ़नी थी ना। सर मैं पहले टेस्ट याद किया था। अच्छा आज पढ़ लीजिएगा टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ये एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन का? मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दें और फिर वर्क को एलोकेट कर दें हर एक डिपार्टमेंट में। लेट्स सपोज फाइनेंस का काम सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, उनका एक डिपार्टमेंट सेपरेट बना दिया जाए, ठीक है। यही है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड। हमने चेन ऑफ कमांड एक हायरार्किकल ऑर्डर पढ़ा था, याद है क्या था वो ऑर्डर? सबसे पहले सीईओ, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, बेसिकली सीईओ भी डायरेक्टर्स में से ही एक को उठा के हम सीईओ बना देते हैं। सब जितने भी एग्री होते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा सीईओ काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑपरेट जो मैनेज होता है कंपनी को, वो ये कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सीईओ चेन ऑफ कमांड होती है, प्रॉपर हायरार्किकल ऑर्डर होता है। नीचे से अगर हम देखें तो सबसे नीचे एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर। कोई भी डिसीजन होते हैं अगर टॉप से आ रहा है तो सबसे पहले ये डिसीजन करेगा, फिर उससे नीचे वाली अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर उससे नीचे वाली अथॉरिटी के पास जाएगा। पूरा एक टॉप से लेकर बॉटम तक वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता जाएगा। अब इसका एक बेनिफिट ये है कि जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है, जब टॉप ऑर्डर से आती है निचले ऑर्डर तक, तो हर एक को उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉलो करके अबव अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है, उसने फॉलो करके खुद भी और प्रीवियस अथॉरिटी जो प्रीवियस लोग होते हैं उनका भी रिपोर्ट अबव अथॉरिटी को करना होता है। इससे सारे जितने भी वो अथॉरिटीज हैं या पूरी जो चेन ऑफ कमांड है, उन सबको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये चेन ऑफ कमांड है, क्लियर है कि? नेक्स्ट क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि कंट्रोल कितने हाथों में है? किसी भी डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर किसके हाथ में है? अब हमने आपके कल एक पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर, उसमें जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? एक ओनर के हाथ में होता है। या ये डिफरेंट टाइप्स होता है। समटाइम ऐसा होता है कि चेन ऑफ कमांड की तरह से ही कंट्रोल भी आता है। सीईओ के पास सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो भी अथॉरिटी आएगी प्रेसिडेंट है। हर एक इदारे के अंदर कुछ एडिशनल अथॉरिटीज बनी होती है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो होते डायरेक्टर्स नहीं है, उनको उठा के एलोकेट पोजीशन कर दी जाती है एडिशनल, ठीक है। मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, लेकिन ये हर एक में परमानेंट होते हैं मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। स्पेन ऑफ कंट्रोल समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में, अगर याद हो आपको तो। जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट मैनेजमेंट यूज करती है, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 3। ये कौन सा है? स्ट्रेटजी, टेक्निकल, ऑपरेशनल। स्ट्रेटजी कौन सा होता है? मतलब जो सबसे हाई लेवल पे होता है। हाई लेवल होता है जिसमें डिसीजन लॉन्ग टर्म में किए जाते हैं, और वो डिसीजन कौन करता है? हाई मैनेजमेंट करती है। इसमें मैनेजर्स भी इंक्लूड होते हैं, और जो डिसीजन होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं। लेट्स सपोज 1 साल के, या समटाइम कुछ अप्रूवल सेल्स की जैसे आ गए। और जो ऑपरेशन होते हैं ये एम्प्लॉयज़ लेवल पे होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे जो डिसीजन होते हैं, ठीक है। ये 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, इन सब के पास हर चीज़ इन 3, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है वो हमने पढ़ा था, इसमें भी यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है। कौन सा इसमें होता है, कौन सा इसमें, कौन सा इसमें।
कोई डिसीजन मेकिंग है, इसके पास अलग अथॉरिटी है, इसके पास अलग अथॉरिटी है, इसके पास अलग अथॉरिटी है, ये डे टू डे ऑपरेशन से रेलिवेंट डिसीजन करता है, ये 1 ईयर के इससे रेलिवेंट मैक्सिमम डिसीजन कर सकते हैं। ऐसी अप्रोच जो है अगले 1 साल तक चलने वाली है और ये 3 to 5 लॉन्ग टर्म डिसीजन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ समझ आ रही है नाम से क्या मतलब है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का? मतलब ठीक, समझ आ रही है। yes. सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन के पास होती है, जैसे इंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक ओनर के पास होती है, वो डिसीजन बनाता है, वो इम्प्लीमेंट कर देता है। अब उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट लेवल्स के पीपल डिफरेंट स्टेजेस पे डिसीजन कर सकते हैं। सुपरवाइजर होगा वो अपने लेवल पे डिसीजन कर सकता होगा। अब सेंट्रलाइजेशन में जो सुपरवाइजर और लास्ट एम्प्लॉय पे भी जो डिसीजन जो फैसला होगा वो हाई अथॉरिटी से लेगा, मे बी वो अथॉरिटी सीईओ है, सीएफओ है या कोई डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय भी डिसीजन कर सकते हैं अगर उसको एट दैट एक्सटेंट उसको मिली हुई है अपॉर्चुनिटी है, दैट एक्सटेंट उसको ये अथॉराइजेशन है। सुपरवाइजर भी अपने लेवल तक कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है। अब ये सब डिसीजन किसी एक छोटे या किसी पॉलिसी से रेलिवेंट नहीं हो सकता, ये किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है। अगर इन्होंने अथोराइज किया है कि 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट अगर किसी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस खुद अपने बिहाफ पे करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन तो हमने ऊपर पढ़ लिया था तो वो फर्दर डिस्क्राइब नहीं हुआ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब नहीं हुआ। लास्ट है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जिस इंडिविजुअल को हम जिस काम के लिए लगाएं उसको उस काम में स्पेशलाइज होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसा ना हो कि ऐसा बंदा हो जिसको काम आता ही ना हो। ठीक है, या किसी को जैसे हमने एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सॉरी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था। उसमें अब हमें प्रोजेक्ट के लिहाज से हर एक इंडिविजुअल्स को डिफरेंट जगह से उठा के उनको एक प्रोजेक्ट लगा के एक टीम बना दिया था। ठीक है, उनको एक ग्रुप बना दिया था। अब ऐसा ना हो कि जितने लोग उस ग्रुप में उनको काम आता ही ना होगा, उनको काम आता ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन इस चीज़ से रेलिवेंट है। अब फर्दर डिस्क्रिप्शन कुछ की लिखी हुई है, कुछ की नहीं लिखी हुई, तो क्योंकि कुछ की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल तो नहीं पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वर्क स्पेशलाइजेशन, ये सब ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट पे चेन ऑफ कमांड है। क्या मतलब है ये चेन ऑफ कमांड देख लें, जब लॉन्ग चेन ऑफ कमांड की एग्जांपल है एक शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। शॉर्ट चेन ऑफ कमांड नॉर्मली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट ये सब नहीं होते, तो सीईओ डायरेक्ट जाके अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करेगा, मैनेजर आगे एम्प्लॉयज़ पे करते हैं। स्पेशलिस्ट से मतलब एम्प्लॉयज़ भी हम कह सकते हैं, अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं। और उधर वीपी से मतलब वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, स्पैन ऑफ कंट्रोल की दो लिखी हुई हैं टाइप्स नीचे, एक टॉल नैरो और एक वाइड फ्लैट। यहाँ तक ऊपर तक पढ़ने के लिए पेज नंबर 45 पूरा पढ़।
हो गया सर। वाइड नैरो है, टॉल नैरो एंड वाइड फ्लैट। टॉल। अच्छा, हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या पढ़ा है, क्या होता है? मतलब कंट्रोल होगा ना किसी भी इंडिविजुअल का कितने रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, कितनी जगह पे कंट्रोल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजर है तो उसका किस एक्सटेंट तक है, कितने एम्प्लॉइज पे उसका कंट्रोल है, ऐसा ही पढ़ा। ठीक। टॉल नैरो में हम लेट्स सपोज मैनेजर को कंसीडर करते हैं। इस मैनेजर को टोटल एम्प्लॉय में टोटल जो एम्प्लॉइज हैं वो 100 हैं। इस मैनेजर को इसमें से 10 एम्प्लॉय रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, यस 10 किसी और को करेंगे, ठीक है। अब ये स्मॉल नंबर ऑफ पीपल सिर्फ इस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस मैनेजर ने आगे किसको रिपोर्ट करना है? इस मैनेजर ने आगे जाके अपना जो सीनियर मैनेजर है मे बी उसको रिपोर्ट करना हो, ठीक है, इन स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में, ठीक है। अब फिर इसमें नेक्स्ट जो भी अथॉरिटी होगी, सिमिलरली ये जितने भी 100 एम्प्लॉइज हैं डिफरेंट में, अगर 10 मैनेजर्स हैं हर एक की टीम में डिफरेंट है। नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की टीम बनी होती है, हर मैनेजर की टीम में डिफरेंट पीपल्स होते हैं, ठीक है। अब ये 10 के 10 अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट वाले, ठीक है, एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांड मांगेंगे, ऐसा ही है। हर इंडिविजुअल अपने मैनेजर को, वो फिर हाई अथॉरिटी को, ऐसे ही जो कंट्रोल है वो कितने लोगों पे है, स्मॉल साइज ऑफ पीपल पे है, लार्ज पे नहीं है, इसलिए जो कमांड है वो लोग है, टॉल है और नैरो है, ठीक है। वाइड फ्लैट, इसमें 100 के 100 एम्प्लॉइज एक ही बंदे पे हो, अगर वो मैनेजर है या जो भी अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करे, ठीक है। अब ये मैनेजर डायरेक्ट जाके मे बी सीईओ को रिपोर्ट करे, ठीक है। स्मॉल चेन ऑफ कमांड है वाइड, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक इंडिविजुअल को जाके रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। समझा दिया दोनों की। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो ज्यादा लोगों पे है, एक बंदे का, यहाँ पे एक बंदे का कंट्रोल कम है, कम लोगों पे है। स्पेन ऑफ कंट्रोल समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो कम लोगों पे है एक इंडिविजुअल पे, यहाँ पे जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा है एक इंडिविजुअल पे, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये पढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। हमने क्या पढ़ा है? सेंट्रलाइजेशन में एक अथॉरिटी होगी ना, एक ही बंदे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी एक ही बंदे के पास होगी। डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंट लोगों के पास होगी, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोगों के पास अथॉरिटी होगी, ठीक है। ये टेबल से ऊपर ऊपर तक पढ़ने के एडवांटेजेस भी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो
अच्छा अभी एक टेबल यस सर। अच्छा ये एक टेबल है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में ये कुछ एलिमेंट्स हैं ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट Yes. करते हैं ठीक है। अब हमने दो टाइप के एक टॉल स्ट्रक्चर होता है और एक फ्लैट होता है टॉल फ्लैट यस। ठीक है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन एलिमेंट्स की निस्बत से सबसे पहले वर्क स्पेशलाइजेशन जो टॉल है अब टॉल और फ्लैट भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ठीक है। अब जो टॉल स्ट्रक्चर होता है अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम ले लेंगे जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी डिविजनल एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शनल कोई भी हम उठा लेंगे वो टॉल भी हो सकता है फ्लैट भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी है ये एलिमेंट्स उसमें ज़रूर एग्जिस्ट कर रहे होंगे ठीक है। अच्छा वर्क स्पेशलाइजेशन इसमें हमने हाई डिग्री रखी होगी और यहाँ पे लो डिग्री मतलब कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वो इतना स्पेशलिस्ट ना भी हो तो भी चल सकता है क्यों यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे वो नंबर कम है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे कम है अगर ये इंडिविजुअल गलती करेगा तो इसने डायरेक्टली अबव अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे इंडिविजुअल एक से ज़्यादा है ठीक है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर उसके अपने पास भी है ठीक है इसलिए इसको अपने काम में स्पेशलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बन गया फाइनेंस वो बन गया उसको चेंज नहीं हो सकता इंडिविजुअल ने अपने डिपार्टमेंट में ही काम करना है। यहाँ पे लूज है अगर एक इंडिविजुअल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी और किसी और डिपार्टमेंट में भी अगर एक इंडिविजुअल है उसको आईटी में भी अच्छी एक्सपर्टीज है और उसकी फाइनेंस में भी अच्छी एक्सपर्टीज है ठीक है। आप अगर उसकी आईटी और फाइनेंस तो ये यहाँ पे अगर इतना डिपार्टमेंटलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो इंडिविजुअल को जब आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो दोबारा अगर वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे ठीक है। यहाँ पे मैनेजर्स की लेयर बहुत ज़्यादा है हमने आगे देखा सीईओ मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर जितने भी लेयर्स हैं वो सब इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग बन गया। यहाँ पे भी सीईओ हो फिर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जैसे हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स वैसे डायरेक्टर्स नॉर्मली यहाँ पे होते हैं कोई बात नहीं लेकिन कोई इशू नहीं है। देन मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर पहले होता है फिर मैनेजर फिर असिस्टेंट मैनेजर फिर सुपरवाइजर ठीक है। अच्छा यहाँ पे फ्यू लेयर्स होती हैं मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर तो सारे एक दूसरे पे रिपोर्टेबल होते हैं मे भी एक हाई अथॉरिटी के बाकी सब एक लेवल पे हो। स्पेन ऑफ कंट्रोल नैरो इसका कंट्रोल सिर्फ फ्यू टाइप्स ऑफ फ्यू पीपल नैरो से मतलब फ्यू जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी इसका कंट्रोल सिर्फ 10 पे होगा यहाँ पे वाइड है इसका कंट्रोल 100 के 100 एम्प्लॉइज पे है ठीक है अपने ग्रुप में है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे डिसीजन एक ही बंदा हाई अथॉरिटी करेगी यहाँ पे सबको अथॉरिटी उनके लेवल पे दी जाती है कि आप डिसीजन कर सकते हैं ठीक है। चेन ऑफ कमांड यहाँ पे लॉन्ग होती है अब शॉर्ट होती है ये स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है क्लियर है यहाँ तक कोई मसला ठीक है। ये एक बार पढ़ लें और आज आपका होमवर्क है आपने 2 एग्जांपल्स पढ़नी है और ये सेल्फ टेस्ट करनी है जो एंड पे क्वेश्चंस हैं ठीक है। कल हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर देंगे आज चैप्टर 6 स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो जो पुराने बैच में से एक लड़की थी उन्होंने चैप्टर 6 पढ़ा हुआ नहीं है तो उनको भी बताना है। तो पहले मैंने सोच रहा था कि मैं भूल गया था कि उन्हें कॉल बता देता वो आज आ जाती तो अभी थोड़ी देर में पढ़ लेते लेकिन कोई बात नहीं मैं उन्हें आज बता दूँगा अगर उन्हें आना हुआ तो फिजिकली अगर ऑनलाइन आना हुआ तो उनकी चॉइस है ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर क्लियर है चैप्टर नंबर 3 क्लियर है ये डिफिकल्ट चैप्टर है थोड़ा सा और चीज़ें इसमें मिलती जुलती है इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। टेस्ट में आपको भी शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में ठीक है। सर टेस्ट आपको कल सबमिट करवाऊँ पेज पर या हाँ कल सबमिट करवा दीजिएगा और आपका दूसरा टेस्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं कल आपको सब वापस कर दूँगा ठीक है।